हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, तो हम सभी ने उसके लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसे सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एस.आर. रंगनाथन के निम्नलिखित प्रकाशनों को उनके पहले प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब उन्होंने जितने भी प्रकार के प्रकाशनों को प्रकाशित किया उसे अरेंज करना है वन बाय वन करके। तो देखते हैं इसमें सबसे फर्स्ट में कौन आएगा। डायरेक्ट ऑप्शंस पे आपको लेके चलते हैं, वहां से आप इजी वे में समझिएगा। तो उनकी पहली प्रकाशन जो थी वो थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो 1931 में आई। फिर आई कॉलोन क्लासिफिकेशन जो 1933 में आई। फिर आया आपका प्रोलिमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में आई। और रेफरेंस सर्विस जो है 1940 में आई। आपको इसका क्रम को याद रखना है, तब आप अच्छे से अरेंज कर पाएंगे कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में, कॉलोन क्लासिफिकेशन 1933 में, प्रोलिमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में और रेफरेंस सर्विस 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लो देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रतिपादन के अनुसार उपयोक्ताओं के द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जा रहे अधोलिखित कौन कठिन सामग्रियां हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कठिन सामग्रियां हैं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी, जो क्या है तो भिन्न भिन्न शैलियों तथा मानकों वाली पुस्तकें जो है ये एक कठिन सामग्रियां हैं। और भिन्न भिन्न आकार और रंगों वाली पुस्तकें ये भी जो है एक कठिन सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी एंड डी होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप एक बार ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार उपयोक्ताओं के द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जा रहे अधोलिखित भिन्न भिन्न शैलियों तथा मानकों वाली पुस्तकें और भिन्न भिन्न रूपों में प्रतिपादित पुस्तकें कठिन सामग्रियां हैं, जबकि भिन्न भिन्न संख्याओं वाली पुस्तकें तथा भिन्न भिन्न आकार और रंगों वाली पुस्तकें इस प्रकार की सामग्रियां सरल सामग्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अचिर सामग्री नहीं मानी जाती है। आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी एंड डी होगा, यानी पुस्तकें और प्रतिवेदन। पुस्तकें और प्रतिवेदन जो है वो रंगनाथन के अनुसार अचिर सामग्री नहीं मानी जाती है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए ध्यान से कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकें और प्रतिवेदन सामग्री अचिर सामग्री नहीं मानी जाती है, जबकि समाचार पत्र, कतरने और पैम्पलेट इस प्रकार की सभी सामग्री अचिर सामग्री मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय नागरिक शास्त्र और स्वास्थ्य विज्ञान से आशय है। इसका क्या आशय है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कोर्स में आपका दिया हुआ है। सी में क्या है, ए, सी और डी इसका सही होगा। कौन सा होगा, ए, सी और डी। यानी पहला पुस्तकालय व्यवहार, पुस्तकालय का आकार और पुस्तकों की देखभाल, ये तीन जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय नागरिक शास्त्र और स्वास्थ्य विज्ञान है। कौन कौन से है, पुस्तकालय व्यवहार, पुस्तकालय का आकार और पुस्तकों की देखभाल। यानी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी इसका क्या होगा, सही होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए क्या है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय नागरिक शास्त्र और स्वास्थ्य विज्ञान से निम्न आशय है। पहला है पुस्तकालय व्यवहार, दूसरा है पुस्तक का आकार और तीसरा है पुस्तकों की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है कि निम्नलिखित ग्रंथ सूचियों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना होगा, हर एक का आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना होगा, तब जाके इसे आप अरेंज कर पाइएगा। तो हम आपको डायरेक्ट इसके ऑप्शंस पे, आंसर्स पे लेके चलते हैं कि ग्रंथ सूचियों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है कि बुक्स इन प्रिंट जो बॉकर है, या तो फिर ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट वाइटकर सेकंड में आएगा, और जो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी वो 1950 में आएगा। फिर इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वो 1958 में आएगा। फर्स्ट में आप क्या रखिएगा, बुक्स इन प्रिंट रखिएगा। क्या रखिएगा, बुक्स इन प्रिंट रखिएगा। सेकंड में ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट रखना है। और थर्ड में आपको ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी रखना है। और फोर्थ में आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी रखना है। इन चारों का क्रम कुछ इस प्रकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एस.आर. रंगनाथन द्वारा यथा प्रतिपादित पुस्तक अंक हेतु
पक्ष सूत्र के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। पक्ष सूत्र की जो सही अनुक्रम है उसे आपको बताना है, इसमें से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सबसे पहले आप किसे रखिएगा, तो सबसे पहले आप भाषा को रखिएगा, फिर जाके आप प्रपत्र को रखिएगा, फिर आप वर्ष को रखिएगा और लास्ट में उसके मूल्यांकन को रखिएगा। ये इसका अरेंजमेंट होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को आप देखिए, वहाँ से समझ पाइएगा कि एस.आर. रंगनाथन द्वारा यथा प्रतिपादित पुस्तक अंक हेतु पक्ष सूत्र को सही अनुक्रम में कुछ इस प्रकार रखा गया है कि पहले भाषा को रखना है जो लैंग्वेज है, फिर मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन होता है उसे रखना है, फिर प्रपत्र या फॉर्म जो है उसे रखना है और लास्ट में आपको वर्ष यानी ईयर को रखना है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम वैयाकरण कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम वैयाकरण कहा गया है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहा गया, जबकि मेलविल डेवी को के द्वारा 1876 में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास किया गया। इनको यूएसए में पुस्तकालय विज्ञान के पिता कहा जाता है। यूएसए में पुस्तकालय विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो मेलविल डेवी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एस.आर. रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला के उपसूत्र हैं, आपको बताना है इनमें से श्रृंखला के उपसूत्र कौन है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका ह्रासमान विस्तार मॉड्यूलेशन का उपसूत्र। ये एस.आर. रंगनाथन के अनुसार जो श्रृंखला का उपसूत्र है कौन सा है, तो ह्रासमान विस्तार मॉड्यूलेशन का उपसूत्र। कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन जो है वो एस.आर. रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला के उपसूत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, मक्के की खेती विषय के निर्माण की विधि की पहचान करें। तो इसके विषय की विधि की पहचान जो है वो है, उसे हम लोग कहेंगे लेमिनेशन, पटलीकरण। क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न। मक्के की जो खेती थी उसके विषय के निर्माण की विधि को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग पटलीकरण या लेमिनेशन कहेंगे। पटलीकरण मक्के की खेती विषय के निर्माण की विधि है। विषय निर्माण विधि सन 1950 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया, जो इस प्रकार है। पहला आपका क्या था, विलियन, जो फ्यूजन के उदाहरण में आपका एस्ट्रोफिजिक्स और एडुकेमेट्री आते हैं। और नेक्स्ट है आपका संकुलन, जिसे हम लोग एग्लोमेरेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका नेचुरल साइंस और साइकोलॉजी आते हैं। और थर्ड है आपका अनुच्छादन, जिसे हम लोग डेनुडेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जियोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस.आर. रंगनाथन ने मोबाइल पुस्तकालय के लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है पहियों पर पुस्तकालय, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स जो है वो एस.आर. रंगनाथन ने मोबाइल पुस्तकालय के लिए इस शब्द का उपयोग किया था। पहियों पर पुस्तकालय शब्द का उपयोग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने मोबाइल पुस्तकालय के लिए किया, जिसका अर्थ चलती फिरती हुई पुस्तकालय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों को उनके पुरस्कार प्राप्त करने के वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मतलब पहले किसे पुरस्कार मिला पद्मश्री का, फिर उसके बाद किसे मिला, इस ढंग से आपको अरेंज करना है। जैसे मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, वहाँ से आप इसे समझिए। निम्न पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले को उनके पुरस्कार प्राप्त करने के वर्ष के क्रमानुसार कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले सियाली राममृत रंगनाथन को मिला, फिर जाके बेल्लारी समन्ना केशवन को मिला, फिर इप यांकी वेंकट रमन्या को मिला, फिर पृथ्वीनाथ कौला को मिला। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले बी को रखना है जो आपका सियाली राममृत रंगनाथन है, फिर ए को रखना है जो बेलारी समन्ना केशवन है, फिर डी को रखना है जो इपयांकी वेंकट रमन्या है, और फिर जाके आपको सी को रखना है जो पृथ्वीनाथ कौला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंस्टीट्यूट फॉर साइंस इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया। इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया के द्वारा सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स को प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यूनिवर्सिटी न्यूज़ पत्रिका के प्रकाशक हैं। कौन है यूनिवर्सिटी न्यूज़ पत्रिका के प्रकाशक, तो वो है AIU। कौन है, तो AIU 1929 से प्रकाशित यूनिवर्सिटी न्यूज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी द्वारा
प्रकाशित उच्च शिक्षा का एक साप्ताहिक जर्नल शिक्षकों, नीति निर्माताओं, प्रबंधकों, प्रशासकों और हितधारकों के लिए उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के विभिन्न पहलुओं में रुचि रखने वाले प्रमुख मंच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थॉमसन रॉयटर्स की लिंक्ड ओपन डाटा परियोजना कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ओपन कैलाइश। ओपन कैलाइश जो है वो थॉमसन रॉयटर्स की लिंक्ड ओपन डाटा परियोजना है। कौन सी है? तो ओपन कैलाइस है। इसके बारे में आप समझिए डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है कि थॉमसन रॉयटर्स की लिंक्ड ओपन डाटा परियोजना ओपन कैलाइस है। कैलाइस थॉमसन रॉयटर्स की एक सेवा है जो स्वचालित रूप से वेब पेजों से अर्थ संबंधी जानकारी को एक प्रारूप में निकालती है और जिसका उपयोग अर्ध वेब पर किया जा सकता है। कैलिस को जनवरी 2000 में लॉन्च किया गया था और यह उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट ईयरबुक 151 संस्करण के प्रकाशन कौन है। स्टेटमेंट ईयरबुक 155वां जो था उस संस्करण के प्रकाशक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पालग्रेव मैकमिलन। कौन है? पालग्रेव मैकमिलन है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए क्या है कि स्टेटमेंट्स ईयरबुक का जो 155वां संस्करण के प्रकाशक पालग्रेव मैकमिलन है, यह एक वार्षिक बुक है जिसमें संसार के सभी देशों की सूचना रहती है। इसका पहला प्रकाशन 1864 से प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रकाशक पालग्रेव मैकमिलन ही थे। इस बुक का प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम देश में होता है। कहाँ होता है इस बुक का प्रकाशन? तो यूनाइटेड किंगडम देश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि BNB इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस। BNB को कब से पब्लिश किया जा रहा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1950 से BNB को पब्लिश किया जा रहा है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। BNB जिसका फुल फॉर्म ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है, वो जो BNB है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के बिब्लियोग्राफिक सर्विस डिवीज़न द्वारा BNB प्रकाशित की जाती है। यह ग्रेट ब्रिटेन में प्रकाशित नई पुस्तकों की सूची है। यह सूची उन पुस्तकों के आधार पर तैयार होती है जो कॉपीराइट ग्रंथालयों के अंतर्गत एजेंट को प्राप्त होती है। यह ग्रेट ब्रिटेन में प्रकाशित समस्त नए ग्रंथों के व्यवस्थित एक शासकीय सूची है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन साप्ताहिक रूप में 1950 से प्रारंभ हुआ, जिसे काउंसिल ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफिक प्रकाशित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रकाशन नहीं है, आपको ये बताना है। इनमें से कौन सा जो है वो भारत सरकार के प्रकाशन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, यानी पहला इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली और फिर यूनिवर्सिटी न्यूज़ और फोर्थ में आपका है क्या? विज्ञान प्रगति। ये तीन जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रकाशन नहीं है। कौन कौन से? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, योजना और विज्ञान प्रगति। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर जो है इसका राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली, यूनिवर्सिटी न्यूज़ और विज्ञान प्रगति। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रकाशन नहीं है। वहीं आपको ध्यान रखना है कि थर्ड जो योजना है वो भारत सरकार के प्रकाशन है। इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन क्या बता रहा है कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, यूनिवर्सिटी प्रेस और विज्ञान प्रगति सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रकाशन नहीं है, जबकि योजना जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की ALA ग्लोसरी के संपादक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट एंड थर्ड, यानी माइकल लेविन क्लार्क और टोनी एम कार्टर। माइकल लेविन क्लार्क और टोनी एम कार्टर जो हैं वो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की ALA ग्लोसरी के संपादक हैं। कौन कौन है? तो माइकल लेविन क्लार्क और टोनी एम कार्टर, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि माइकल लेविन क्लार्क और टोनी एम कार्टर में दोनों पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की ALA ग्लोसरी के संपादक हैं, जबकि फिलिप बेबकॉक गोव एक अमेरिकन लेक्सिकोग्राफर तथा LM हेरोड 8 सितंबर 1954 को रैफल्स लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था और फिर जनवरी 1955 से दिसंबर तक इसके निदेशक रहे। 1959 में एक योग्य लाइब्रेरियन हेरोल्ड ने लाइब्रेरी सिस्टम के विकास, रेफरी लाइब्रेरी की योजना और प्रगति में बहुत योगदान दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय अंतर्गत के कार्य करता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। एनबीटी जिसका फुल फॉर्म नेशनल बुक ट्रस्ट है, ये एनबीटी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्तनाशी संगठन है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य प्रकाशन, पुस्तक पठन को प्रोत्साहन, विदेशों में भारतीय पुस्तकों को प्रोत्साहन, लेखकों और प्रकाशकों को सहायता, बाल साहित्य को बढ़ावा देना, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो गोविंद प्रसाद शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया और रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिकेशन डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, न्यू दिल्ली। इसका हिंदी में क्या दिया हुआ है? प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा इंडिया और रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1961, ऑप्शन नंबर ए। वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज का प्रकाशन 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा उपलब्ध है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एब्सको होस्ट के द्वारा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट्स उपलब्ध कराया जाता है। किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो एब्सको होस्ट के द्वारा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या है कि एब्सको होस्ट एक ऐसी संस्था है जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित न्यू टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराती है, जिसमें से एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट्स है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिस्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को उनके प्रथम प्रकाशन वर्षानुसार सही क्रम को पहचानना है। फिर से आपको अरेंज करना है कि कौन सा कब प्रकाशित हुआ, उस ढंग से आपको व्यवस्थित करना है। तो इससे आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा, इसे मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शंस पे लेके चलता हूँ, वहाँ पीजीबीए में समझ पाइएगा। तो इसके आंसर्स को आप देखिएगा। विभिन्न प्रकार के उनके प्रथम प्रकाशन वर्षानुसार सही क्रम कुछ इस प्रकार है कि पहला जो है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, ये 1907 में आया। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट कब आया? 1907 में आया। फिर आपका बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट आया, 1926 में आया। कब आया? बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट 1926 में आया। एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये 1968-69 में आया। कब आया? 68-69 में आया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या दिया हुआ है? तो पहला आपका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स आएगा, फिर आपका बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट आएगा, फिर आपका क्या आएगा? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट आएगा। इन तीनों का ईस्वी आप याद रखिएगा कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट 1907 में आया, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट 1926 में आया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट 1968-69 में आया। तब जाके इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से अरेंज कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नालंदा डिजिटल पुस्तकालय किसकी पहल है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की पहल है। नालंदा डिजिटल पुस्तकालय किसकी पहल है? तो ये जो है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट का क्या है? ये पहल है। इसके डिस्क्रिप्शंस को आप समझिए ध्यान से क्या कह रहा है। नालंदा डिजिटल पुस्तकालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट की पहल है। डीआरटीसी जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1962 में स्थापित द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। डीआरटीसी भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलोर केंद्र के अंतर्गत एक इकाई है। नेक्स्ट है आपका IISc बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए अग्रगण्य शिक्षा संस्थान है। यह बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्थान की गणना भारत के इस तरह के उत्कृष्टतम संस्थाओं में होती है। संस्थान ने प्रगत संगणन, अंतरिक्ष तथा नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है।
फिर आपका निस्केयर, ये क्या है, तो राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान तथा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र के दिनांक 30 सितंबर 2002 को हुए विलय के पश्चात अस्तित्व में आया। निस्कॉम एंड इंस्टॉक दोनों ही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के प्रमुख संस्थान थे, जो वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक सूचना SNT के प्रलेखन तथा प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसे क्या करना होगा, आपको फिर से इसके ईस्वी को याद रखना होगा, तब जाके आप इसे अरेंज कर पाएंगे। तो चलते हैं ऑप्शंस पे, क्या दिया, विभिन्न प्रकार के हेडिंग्स का प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है कि पहला आपका आएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, जो 1897 में आया। फिर आया सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, जो 1923 में आया। फिर मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, जो 1960 में आया। और लास्ट है आपका एग्रो वॉक, जो 1980 में आया। यूनाइटेड नेशंस के FAO द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का फुल फॉर्म क्या है, द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशन के FAO के द्वारा शुरू किया गया था। इस भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन अरेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इन कुनेबुला पुस्तकें पहले मुद्रित है, कब मुद्रित हुई थी, तो 1500 AD के पहले ये मुद्रित हुई थी। इन कौन सी, तो इन कुनेबुला पुस्तक पहले मुद्रित हुई थी, 1500 से पहले ये इसकी मुद्रित हुई थी। इन कुनेबुला जो है वो 1501 से पहले यूरोप में छपी एक किताब है, जिसे पैम्फलेट या ब्रांड साइड है, किताब कह लीजिए या फिर पैम्फलेट कह लीजिए या फिर ब्रांड साइड है। यह पांडुलिपियाँ नहीं है। इन कुनाबुला टाइपोग्राफी की शुरुआती अवधि के दौरान छपी हुई किताबें यूरोप में टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग की कला का आविष्कार 1450 के दशक से 15वीं शताब्दी के अंत तक यानी जनवरी 1501 तक में हुआ था। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन कुनेबुला पुस्तकें पहले मुद्रित हुई थी, तो 1500 AD से पहले ये मुद्रित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बुक्स इन प्रिंट प्रकाशन की आवृत्ति क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनुअली, यानी ये वार्षिक प्रकाशित होती है। बुक्स इन प्रिंट का जो प्रकाशन है वो वार्षिक होती है। प्रिंट ऑफ बुक दुनिया भर के पुस्तकालय प्रकाशकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए अग्रणी ग्रंथ सूची डेटाबेस है। प्रकाशकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली समृद्ध मेटा डेटा से पुस्तक इन प्रिंट स्मार्ट संग्रह विकास और क्रय निर्णय लेने की प्रक्रिया में पुस्तकालयों के एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करता है। प्रिंट इन बुक आपको बाजार की खोज करने, सही शीर्षक खोजने और सभी ज्ञात प्रारूप विकल्पों का पता लगाने में मदद करती है। इसका प्रकाशक RR बॉकर एक अमेरिकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, जो न्यू प्रोविडेंस न्यू जर्सी में स्थित है। इसकी प्रकाशन की आवृत्ति वार्षिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डैश से पहले मुद्रित पुस्तकों को शैशव काल कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1500 AD से पहले मुद्रित पुस्तकों को क्या कहा जाता है, तो शैशव काल कहा जाता है। इन कुनाबुला 1501 से पहले यूरोप में छपी एक किताब पैम्फलेट या ब्रांड साइड है या पांडुलिपियाँ नहीं है। इन कुनाबुला टाइपोग्राफी की शुरुआत अवधि के दौरान छपी हुई किताबें हैं। यह यूरोप में टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग की कला का आविष्कार 1450 के दशक से 15वीं शताब्दी के अंत तक यानी जनवरी 1501 तक में हुआ था। इसलिए इन कुनाबुला पुस्तक अगर आपसे पूछा जाए इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1501 से पहले हुआ था, यानी आप 1500 AD मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। 1952 में इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह की स्थापना की गई थी। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए क्या है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और सिद्धांत के वर्गीकरण में वर्गीकरण अनुसंधान समूह का महत्वपूर्ण योगदान था। यह 1952 में विक्री की अध्यक्षता में इंग्लैंड में बना था। यह वर्गीकरण अनुसंधान में रुचि रखने वाले लाइब्रेरियन और अन्य लोगों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की स्थापना वर्ष कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर है 1898 में। मुंबई मराठी पुस्तकालय की स्थापना 1 अगस्त 1898 को हुई थी। इसके संस्थापकों के नाम क्रमशः मुकुंद बालकृष्ण गुर्जर, B.A. नरहर महादेव, जोशी बालाजी मोदक एंड अनंत नीलकंठ पिथकर, विनायक बलवंत जोशी, नारायण कृष्णा गड़े, शंकर हरि सेजवलकर, नारायण महादेव वाकर, विठ्ठल वासुदेव टिल्लू, गणेश लक्ष्मण पैगे, अंबादास गोपाल पुनतांबेकर गौड़ है। पूरे मुंबई में इसकी 3 शाखा है, इतिहास अनुसंधान बोर्ड और मराठी रिसर्च
बोर्ड द्वारा शोध पर काम करने वाले संबद्ध संगठनों के साथ त्रैमासिक शोध पत्रिका का प्रकाशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द लाइब्रेरी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 1910 ईस्वी में। कब किया गया था? 1910 ईस्वी में। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक सर सयाजीराव थर्ड, जिसे 11 मार्च 1963 से 6 फरवरी 1939 तक इनके बीच को माना जाता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन बड़ौदा में 1910-11 में नरेश सयाजी राव गायकवाड़ ने शुरू किया। पुस्तकालय आंदोलन से आज से सभी पुस्तकालयों के उन्नति हेतु कार्य करना था। क्या करना था? उन्नति हेतु कार्य करना इसका धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपा ईयरबुक प्रकाशित की जा रही है। कब से यूरोपा ईयरबुक प्रकाशित की जा रही है? तो 1959 ईस्वी से यूरोपा ईयरबुक प्रकाशित की जा रही है। कब से? 1959 से। इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या दिया है। यूरोपा वर्ल्ड ईयरबुक 250 से अधिक देशों और क्षेत्रों के लिए उपलब्ध विश्लेषणात्मक, सांख्यिकी और निर्देशिका डेटा युक्त विस्तृत देश सर्वेक्षण प्रदान करता है। इसका प्रकाशन 1959 से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव से ये प्रकाशित होता है। कहाँ से प्रकाशित होता है? गुड़गांव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है लंदन। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स की आवृत्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मासिक। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स की आवृत्ति क्या है? तो मासिक है, यानी महीने ही महीने इसकी प्रकाशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान उद्धरण अनुक्रमणिका का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1973 से। कब से? तो सामाजिक विज्ञान उद्धरण अनुक्रमणिका फिलाडेल्फिया का प्रकाशन 1973 से प्रारंभ हुआ। SSCI जिसे हम लोग सोशल साइंसेस साइटेशन इंडेक्स कहते हैं, इससे ये SSCI क्लेरेट एनालिटिक्स का एक व्यावसायिक उद्धरण सूचकांक उत्पाद है। यह मूल रूप से विज्ञान उद्धरण सूचकांक से वैज्ञानिक सूचना संस्थान द्वारा विकास किया गया था। SSCI प्रशस्ति पत्र डेटाबेस में दुनिया के 50 से अधिक विषयों में से लगभग 3000 एकेडमिक पत्रिकाओं को शामिल किया गया है। यह शुल्क के लिए वेब ऑफ साइंस सेवा के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंडेक्स इंडिया के प्रकाशक कौन है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इंडेक्स इंडिया के प्रकाशक कौन है? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप एक बार ध्यान समझिए क्या है। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 8 जनवरी 1947 को की गई थी तथा 1949 में एक ही परिसर में एक छोटे से एनेक्स की उपलब्धता के बाद लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था। 20,000 रुपये का बजट प्रावधान लाइब्रेरी के लिए बनाया गया और लगभग 1500 पुस्तकों का अधिग्रहण कर लिया गया था। डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा पहली पुस्तक प्रीफेस ऑफ लाइब्रेरी साइंस को लाइब्रेरी में 11 मई 1950 को जोड़ा गया था। केसरगढ़ के प्रथम कुलपति डॉक्टर G.S. महाजनी जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर एक किले जैसी संरचना जो अब लोकप्रिय हिंदी अखबार राजस्थान पत्रिका के कार्यालय में है के कार्यकाल के एक कोने में लाइब्रेरी शुरू की गई थी। पुस्तकालय अक्टूबर 1958 में नए भवन के पूर्व भाग में स्थानांतरित हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में औपचारिक रूप से नए भवन का उद्घाटन किया। इंडेक्स इंडिया 1967 राजस्थान विश्वविद्यालय लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया और रेफरेंस एनुअल निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के द्वारा जो आपका इंडिया और रेफरेंस एनुअल निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। इसका मतलब है प्रकाशित विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इंडिया और रेफरेंस एनुअल की प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2012 में। कब हुआ था? 2012 में।
एनएमएल नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, जिसका फुल फॉर्म है, अर्थात उच्च स्तरीय समिति, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई है। एनएमएल ने 4 कार्य समूहों की स्थापना की और गैर कार्य समूहों की सिफारिशों पर विचार विमर्श करने के बाद एनएमएल जनता ने जनता के लिए सेवा प्रदान करने वाले पुस्तकालय का उन्नयन योजना तैयार की। ये 4 समूह निम्न हैं। पहला है आपका क्रिएशन ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दूसरा है सेटिंग अप ऑफ एनएमएल मॉडल लाइब्रेरीज, तीसरा है इनिशिएटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे ऑफ लाइब्रेरीज, और फोर्थ है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंडिया हु इज हु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्फा प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा। इन्फा प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा इंडिया हु इज हु का प्रकाशन किया जाता है। इंडिया हु इज हु 1969 से भारतीयों की मूल जीवनी की विस्तृत, प्रामाणिक एवं शुद्ध सूचना प्रदान करने वाला स्रोत है। इसकी अवधि वार्षिक है। इंडिया हु इज हु का प्रकाशन इन्फा पब्लिकेशन न्यू दिल्ली द्वारा किया जाता है। प्रकाशनों को 8 प्रमुख विभागों, जो व्यापार, शासन, मानविकी, जनकार्य, विज्ञान, अनुपयुक्त विज्ञान, समाज विज्ञान और विविध में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विभाग में विषय अथवा व्यवसाय के आधार पर वर्णानुक्रम व्यवस्थापन किया गया है। जीवन परक सूचनाओं के लिए यह एक उपयोगी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द लॉ ऑफ लाइब्रेरी या ग्रंथालय वेद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है इयांकी वेंकट रमैया, जो है वो द लॉ ऑफ लाइब्रेरी एवं ग्रंथालय वेद के लेखक हैं। द लॉ ऑफ लाइब्रेरी या ग्रंथालय वेद के लेखक इयांकी वेंकट रमैया है। इससे 60 वर्षों के निबंधों और भाषणों का एक संग्रह है और ग्रंथालय ज्योति में संकलित है। इसे लाइब्रेरी मूवमेंट का सर्वग्राही कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके 9 निबंधों में से पहले 2 सरस्वती साम्राज्य और आवश्यकता से संबंधित है। वैसे 3, 4, 5 और 8 पढ़ने की आदत, शिक्षा, वयस्क शिक्षा, सामाजिक केंद्रों के रूप में तथा अन्य अध्याय पुस्तकालयों को शुरू करने और चलने के बारे में जानकारी देते हैं। यह पुस्तक डॉक्टर वेलगा वेंकटेप्पा द्वारा संपादित है और 1973 में पहली बार प्रकाशित हुई। दूसरा संस्करण वेब संस्करण के रूप में बाहर लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लाइब्रेरी वर्ल्ड मासिक पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जेडी ब्राउन ने की। किसने की? जेडी ब्राउन ने लाइब्रेरी वर्ल्ड मासिक पत्रिका को प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंडेक्स ट्रांसलेशन को कौन प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा इंडेक्स ट्रांसलेशन को प्रकाशित किया जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि इंडेक्स ट्रांसलेशन यूनेस्को की पुस्तक अनुवाद का डेटाबेस है। यह दुनिया में अनुवादित पुस्तकों की एक सूची है, अर्थात अनुवाद की एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। इंडेक्स ट्रांसलेशन 1932 में बनाया गया था। डेटाबेस में 1979 और 2009 के बीच यूनेस्को के सदस्य राज्यों के लगभग 100 पुस्तकों में संचयी ग्रंथ सूची की जानकारी है और सभी विषयों में 2 लाख से अधिक प्रविष्टियों के योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रकाशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्सेल ड्रेकर। मार्सेल डेकर जो है वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रकाशक हैं। कौन है? मार्सेल डेकर हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पहली बार 1968 से 2003 में 73 खंडों में एलन केंट, हेरोल्ड लेनकॉर और जॉय ई डेली के संपादकीय के तहत प्रकाशित किया गया था तथा प्रकाशक न्यूयॉर्क मार्सेल डेकर था तथा इसका दूसरा संस्करण मेरियम ड्रैक द्वारा 2003 में 4 खंडों में संपादित किया गया था। तीसरा संस्करण मार्शिया जे बेट्स और मैरी नील्स मैककेम द्वारा 2010 में 7 खंडों में तथा चतुर्थ संस्करण जॉन डी एमसी डोनाल्ड और माइकल लेनी क्लार्क द्वारा 2017 में 7 खंडों में संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल हुज हु का प्रकाशक कौन है? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप पब्लिकेशंस लंदन। जो यूरोप पब्लिकेशन लंदन है वो इंटरनेशनल हुज हु का प्रकाशक है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए, द इंटरनेशनल हु इज हु एक सीरीज है जो दुनिया भर में उल्लेखनीय लोगों की संदर्भ पुस्तकों की है, जो 1935 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है। इसका प्रथम संस्करण यूरोपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंडेक्स मेडिक्स की आवधिकता क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मासिक। जो इंडेक्स मेडिक्स है इसकी जो आवधिकता क्या है? तो ये मासिक आवधिकता है।
यानी ये हर महीने ये इसकी प्रकाशन होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इज साप्ताहिक। डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है, साप्ताहिक है। data.government.in भारत सरकार की ओपन डाटा पहल का समर्थन करने के लिए एक मंच है। यह पोर्टल भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा प्रकाशित डेटा सेट, दस्तावेज, सेवाओं, उपकरणों और अनुप्रयोगों के लिए एकल बिंदु है। यह भारत सरकार के india.government.in और अमेरिकी सरकार के data.government प्रोजेक्ट की सर्वोत्तम विशेषताओं को जोड़ती है और विस्तारित करती है। यह एक साप्ताहिक आवृत्ति है। कैसी आवृत्ति है, साप्ताहिक आवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लीसा की आवृत्ति क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक। लीसा जो एक मुद्रित संस्करण है, इसकी भी आवृत्ति क्या है, तो ये साप्ताहिक है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। लीसा जिसका फुल फॉर्म लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स है, एक अंतर्राष्ट्रीय अमूर्त और अनुक्रमण सेवा है जो पुस्तकालय पेशेवरों और अन्य सूचना विशेषज्ञों के लिए डिजाइन की गई है। लीसा लाइब्रेरियनशिप, सूचना विज्ञान, ऑनलाइन पुनर्प्राप्ति, प्रकाशन और सूचना प्रौद्योगिकी के अतीत और वर्तमान विकास के बारे में ग्रंथ सूची की जानकारी प्रदान करता है। लीसा वर्तमान में 45 से अधिक देशों में 440 आवधिकों पर और 20 से अधिक विभिन्न भाषाओं में अमूर्त है। यह मासिक रूप से प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना अंतरण चक्र में इंटरनेट किस रूप में कार्य कर रहा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ये कोडिंग में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ आपका, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी प्राथमिक प्रकाशक, द्वितीयक प्रकाशक और प्राथमिक वितरक। सूचना अंतरण चक्र में इंटरनेट किस रूप में कार्य कर रहा है, इसमें सबसे पहला है आपका क्या, प्राथमिक प्रकाशक होगा, फिर द्वितीयक प्रकाशक होगा, उसके बाद आपका प्राथमिक वितरक होगा। यानी यहाँ पे आपका तृतीयक प्रकाशक जो ऑप्शन है वो गलत है, उसे आप कट कर दीजिएगा। सूचना अंतरण चक्र में इंटरनेट किस रूप में कार्य करेगा, इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए, एक बार समझ में आएगा। सूचना अंतरण चक्र में इंटरनेट प्राथमिक प्रकाशन, द्वितीयक प्रकाशन और प्राथमिक वितरण के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत में हु इज हु एक अनियमित प्रकाशन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस प्रेस बम्बई के द्वारा। जो बिजनेस प्रेस बॉम्बे के द्वारा भारत में हु इज हु एक अनियमित प्रकाशन को प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा, बिजनेस प्रेस मुंबई के द्वारा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि बिजनेस प्रेस मुंबई द्वारा भारत में हु इज हु का प्रकाशन किया जाता है, जो एक अनियमित प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कौन सा बिब्लियोमेट्रिक सिद्धांत लेखक के प्रकाशन की बारंबारता को वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोटका सिद्धांत। लोटका सिद्धांत जो है बिब्लियोमेट्रिक सिद्धांत लेखक के प्रकाशन की बारंबारता को वर्णित करता है। कौन सा सिद्धांत, तो लोटका सिद्धांत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको ऑप्शंस पे लेके चलते हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा। इसमें से एक भी सही नहीं है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD वो एक भी सही नहीं है। इसके आप डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि APA जिसे हम लोग अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहते हैं, इसकी उत्पत्ति 1923 में हुई, जिसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। इसके प्रकाशन की टाइटल है पब्लिकेशन मैनुअल ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। दूसरा आपका MLA जिसका फुल फॉर्म मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, जिसकी उत्पत्ति 1977 में किया गया। इसका प्रकाशन यूनाइटेड स्टेट पर आधारित MLA है, जिनका प्रयोग लिटरेचर और द ह्यूमैनिटीज़ में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शिकागो, इसका प्रकाशन द टाइटल शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल है। शिकागो की उत्पत्ति 1906 में हुई। शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल का प्रयोग द ह्यूमैनिटीज़ एंड द सोशल साइंसेज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित को समयक्रम में उनके स्थापना वर्ष के अनुसार स्थापित कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके ईयर्स को आपको याद रखना होगा। जैसे मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शंस पे लेके चलता हूँ। निम्नलिखित को उनके समयक्रम में उनके स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है कि स्पुतनिक जो है वो उसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1957 को हुई। कब हुई, 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक का, ये याद रखिएगा। सेकेंड है आपका डरपा, DARPA, इसका स्थापना 1958 में हुआ। फिर है आपका अर्पानेट, इसकी स्थापना 21 नवंबर 1969 को हुई। फिर आपका ICCB है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना 1979 में हुई। सारी चीज़ का आप ईस्वी याद रखिएगा, आप क्वेश्चन तब जाके सॉल्व कर पाएंगे। अर्पानेट क्या है उसे समझिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जिसकी स्थापना 21 नवंबर
1969 में डार्पा के द्वारा किया गया था। सन 1989 में इसे बंद भी कर दिया गया। यह एक शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को लागू करने वाला पहला नेटवर्क था। दोनों प्रौद्योगिकियां इंटरनेट की तकनीकी नींव बन गई। ARPANET की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के डरपा द्वारा की गई थी। डरपा क्या है तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया। डरपा को ARPA के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग मिलिट्री द्वारा किया जाता है। यह एक यूनाइटेड स्टेट की डिफेंस डिपार्टमेंट की एजेंसी है। स्पुतनिक एक प्रकार की सैटेलाइट है। स्पुतनिक क्या है? एक प्रकार की सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को उनके स्थापित वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर से आपको क्या करना होगा, इसके ऑप्शंस पे आपको लेके मैं चलता हूँ, तब जाके आप ये याद कर पाइएगा। इसके ऑप्शंस पे क्या दिया हुआ, स्थापित के वर्ष के अनुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है कि क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स जो 1898 में आई, बुक्स इन प्रिंट 1872 में आई, और ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का जो प्रकाशन हुआ वो 1950 में हुआ, और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की जो स्थापना हुई वो 1958 में हुई। इस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया होगा। तो बुक्स इन प्रिंट की स्थापना 1872 में, सेकेंड आपका क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स 1898 में, थर्ड आपका कौन सा आएगा तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो 1950 में, और फोर्थ आपका है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी 1958 में। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जेनेट जो यूके में है, जेनेट को किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1983 में किया गया। कब किया गया, 1983 में। 1983 में जेनेट को स्थापित किया गया था। जेनेट का पूरा नाम ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क है। जेनेट एक यूनाइटेड किंगडम का शोध और शिक्षा समुदाय के लिए एक तेज गति नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1984 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को उनके उद्भव के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी फिर से आपको क्या याद रखना होगा, इसमें ईस्वी याद रखना होगा कि किसकी स्थापना कब हुई। इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शंस पे लेकर चलता हूं, वहां से आप इसे समझिए। निम्नलिखित को उनके उद्भव वर्ष के अनुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है कि स्टेटमेंट्स ईयर बुक का डिज़ाइन थॉमस कार्लेल के द्वारा 1864 में किया गया तथा 1864 में मैकमिलन ब्रिटेन के द्वारा प्रकाशित भी किया गया। यह एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें संसार की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सूचना सम्मिलित रहती है। किसमें तो स्टेटमेंट्स ईयर बुक में। नेक्स्ट है आपका बॉकर एनुअल की स्थापना 1870 में हुई तथा 1876 में पहली लाइब्रेरी जर्नल को प्रकाशित किया। यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक का स्थापना 1926 में हुआ, और इंडिया और रेफरेंस एनुअल की स्थापना जो हुई वो 1942 में हुई। यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक की स्थापना कब हुई, 1926 में, और इंडिया रेफरेंस एनुअल का 1942 में हुआ, और बॉकर एनुअल की स्थापना 1870 में हुई, और 1876 में पहली लाइब्रेरी जर्नल को प्रकाशित किया। किसने तो बॉकर एनुअल ने। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आप देखिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। फर्स्ट में आपका 4 होगा स्टेटमेंट्स इन ईयर बुक, फिर आपका फर्स्ट होगा जो दिया हुआ है बॉकर एनुअल, फिर आपका सेकंड होगा यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक, फिर आपका थर्ड होगा इंडिया और रेफरेंस एनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकाशकों को प्रासंगिक डेटाबेस के साथ सम्मिलित कीजिए। आपको मैच करना है कि एक तरफ आपका क्या दिया हुआ है उसकी खोज दी हुई है, और दूसरी तरफ कौन खोजे वो उसके बारे में बताना है। तो हम लोग चलते हैं इसके ऑप्शंस पे, वहाँ से आप इसे याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलसी व्यूअर अगर दिया जाए तो इसका सॉरी हाँ एल्सवियर, अगर एल्सवियर दिया जाए तो एल्सवियर को आप मैच कीजिएगा किसके साथ, स्कॉप्स के साथ। एल्सवियर को किसके साथ मैच कीजिएगा, स्कॉप्स के साथ आपको एल्सवियर को मैच करना है। थॉमसन रूट्स दिया जाए, थॉमसन रूट्स को आप किसके साथ मैच कीजिएगा, जिसे वेव ऑफ नॉलेज के साथ मैच कीजिएगा। थॉमसन रूट्स को किसके साथ मैच कीजिएगा, वेव ऑफ नॉलेज के साथ। और इब्सको जो दिया हुआ है EBSCO, इब्सको को किसके साथ मैच कीजिएगा, तो ये एक प्रकार का एकेडमिक खोज है, इसके साथ मैच करना है। और प्रोक्वेस्ट को आपको एरोस्पेस एवं उच्च प्रौद्योगिकी के साथ मैच करना है। प्रोक्वेस्ट को किसके साथ, एरोस्पेस एवं उच्च प्रौद्योगिकी के साथ, एब्सको को एकेडमिक खोज के साथ, और थॉमसन रूटर्स को वेव ऑफ नॉलेज के साथ, और नेक्स्ट है आपका एल्सवियर को स्कोप्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है। आपको ये बताना है कि डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है।
डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीकली, साप्ताहिक। डेटा इंडिया जो है वो साप्ताहिक रूप से इसका प्रकाशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, जी इंडेक्स के प्रतिपादक कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियो इधे। लियो इधे जो है वो जी इंडेक्स के प्रतिपादक है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि जी इंडेक्स एक लेखक स्तरीय मैट्रिक सिंह इगे द्वारा 2006 में सुझाव दिया। सूचकांक की गणना किसी दिए गए शोधकर्ता के प्रकाशनों द्वारा प्राप्त उदाहरणों के वितरण के आधार पर की जाती है, जैसे कि उन्हें प्राप्त किए गए उदाहरणों की संख्या के घटते क्रम में रैंक किए गए लेखों का एक सेट है। जी इंडेक्स अद्वितीय सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंडेक्स इंडियाना है। इंडेक्स इंडियाना क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि इंडेक्स इंडियाना जो है वो भारतीय भाषाई आवधिक साहित्य की अनुक्रमणिका है। क्या है, कि भारतीय भाषाई आवधिक साहित्य की अनुक्रमणिका है। कौन सी है, तो इंडेक्स इंडियाना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए, क्या इंडेक्स इंडियाना भारतीय भाषाई आवधिक साहित्य की अनुक्रमणिका है। यह भारतीय भाषा की पत्रिकाओं में प्रदर्शित होने वाले आवधिक साहित्य का पता लगाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इंडेक्स इंडियाना का पहला अंक 1977 में तिमाही के रूप में सामने आया और 1981 से इसे वार्षिक संचयी संस्करणों के रूप में प्रकाशित किया गया। एक शुरुआत के रूप में 6 भाषाओं अर्थात बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम पत्रिकाएं कवर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु KWIC कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट जिसका फुल फॉर्म है शब्द किसके द्वारा दिया गया आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, HP लूहन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, HP लूहन के द्वारा दिया गया। इसके डिस्क्रिप्शन को आप एक बार समझिए ध्यान से, क्या है KWIC की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट जिसका फुल फॉर्म है 1958 के आसपास हंस पीटर लूहान ने की। इसमें वर्ड के आधार पर एक अनुक्रमण प्रणाली विकसित की। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला है कीवर्ड चयन, कीवर्ड दस्तावेज के शीर्षक से लिया जाता है। एंट्री जनरेशन, अब इंडेक्स एंट्री प्रत्येक के साथ जनरेट होती है और प्रविष्टियां वर्णानुक्रम में कीवर्ड द्वारा भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा सही कथन है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए और सी जो है केवल सही है। ए में क्या है, तो यूनिटर्म अनुक्रमणीकरण पद्धति में टर्मिनल डिजिट पोस्टिंग नाम से ज्ञात पद्धति के अनुसार मात्रात्मक फाइल में पद रिकॉर्ड किए जाते, ये सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, खोज में पुनः स्मरण तथा सटीकता में अंतर होने की प्रवृत्ति होती है, ये सी भी सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है वो पूरी तरह से यहाँ सही है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सही कथन को चिन्हित कीजिए, तो आप ध्यान रखिएगा यूनिटर्म अनुक्रमणीकरण पद्धति में टर्मिनल डिजिट पोस्टिंग नाम से ज्ञात पद्धति के अनुसार मात्रात्मक फाइल में पद रिकॉर्ड किए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, खोज में पुनः स्मरण तथा सटीकता में अंतर होने की प्रवृत्ति होती है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये दोनों सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिक के शोध आउटपुट के मापने के लिए निम्नलिखित में से किन का उपयोग किया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है क्या, ये कोड के रूप में दिया हुआ है, यानी पहला होगा आपका H इंडेक्स और सी जो है आपको G इंडेक्स। व्यक्तिक जो यहाँ पे इंडिविजुअल दिया हुआ है, व्यक्तिक मतलब सिंगल जो इंडिविजुअल है, व्यक्तिक के शोध आउटपुट के मापने के लिए निम्नलिखित में से किन का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा सिर्फ यहाँ पे क्या, ए और सी, H इंडेक्स और G इंडेक्स। H इंडेक्स और G इंडेक्स से आप व्यक्तिक के शोध आउटपुट के मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावहन बहिर्गत बढ़ाने में कौन सी खोज रणनीति उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रंकेशन। क्या है, ट्रंकेशन जो है वो प्रत्यावहन बहिर्गत बढ़ाने में खोज रणनीति उपयोगी है। कौन सी है, तो ट्रंकेशन है। इसकी डिस्क्रिप्शन का आप समझिए कि ट्रंकेशन खोज रणनीति प्रत्यावहन बहिर्गत बढ़ाने में उपयोगी है। यह एक खोज तकनीकी है जिसका उपयोग डेटाबेस में जो शब्दों के अंत में एक चिन्ह के माध्यम से परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बूलियन ऑपरेटर एक साधारण शब्द एंड नोट जिसका प्रयोग संयुक्त को जोड़ते हुए उसकी खोज करना तथा मुख्य उद्देश्य परिणाम प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अभिकथन और तर्क है। अभिकथन और तर्क में आप बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, आपको ये बताना है। तो अभिकथन यहाँ पे क्या कह रहे हैं उसे ध्यान से समझिए। लोकप्रिय वेब खोज इंजनों से परिणामों का प्रायः उच्च प्रत्याह्वान या प्रत्याह्वान कहिए या फिर आप इसे रिकॉल कहिए। लोकप्रिय वेब खोज इंजनों से परिणामों का प्रायः उच्च प्रत्याह्वान होता है, परंतु अनुक्रमणीकरण डाटाबेस
उच्च परिशुद्धता प्रदान करता है। ये कथन क्या ये अभिकथन सही है? तो हाँ, आप ध्यान रखिएगा, अभिकथन ये पूरी तरह से सही दिया हुआ है। तर्क क्या कहता है? अनुक्रमणीकरण डाटाबेस उस नियंत्रित शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो उन शब्दों एवं मुहावरों की सावधानी पूर्वक चयनित सूची है, जिसका उपयोग सूचना की इकाइयों को संलग्न करने के लिए किया जाता है ताकि उनकी परिशुद्धता पुनः प्राप्ति और आसानी से की जा सके। तो यहाँ तर्क जो है वो भी सही बता रहा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभिकथन और तर्क पूरी तरह से सही है। इसके ऑप्शंस भी यही दिए होंगे, ए और आर दोनों सही हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभिकथन और तर्क के बारे में कह रहा है। अभिकथन समझिए क्या कहता है। किसी वैज्ञानिक का एच इंडेक्स 10 है यदि उसके 10 शोध पत्र में से प्रत्येक में कम से कम 10 उद्धरण हो। तो अभिकथन पूरी तरह से सही कह रहा है कि अगर किसी वैज्ञानिक का एच इंडेक्स 10 है यदि उसके 10 शोध पत्रों में से प्रत्येक में से कम 10 उद्धरण हो, ये सही है। तर्क क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है एच इंडेक्स किसी शोधकर्ता के आउटपुट की निर्धारित करने का एकमात्र माप है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। ये कोई सिंगल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एच इंडेक्स किसी शोधकर्ता के आउटपुट की निर्धारित करने की एकमात्र माप है। इसके और भी माप हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो तर्क है वो गलत है, और अभिकथन सही है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका अभिकथन और तर्क है। अभिकथन क्या कह रहा है समझिए। अभिकथन कह रहा है एच इंडेक्स में कार्य कुशलता परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव है। ये कथन सही है कि एच इंडेक्स में कार्य कुशलता परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव है। तर्क क्या कह रहा है? वह कभी भी घट नहीं सकता एवं प्राप्त उद्धरणों की संख्या के प्रति संवेदन शून्य है। ये भी सही कह रहा है कि यह जो अभिकथन है एच इंडेक्स है ये कभी भी घट नहीं सकता है एवं प्राप्त उद्धरणों की संख्या के प्रति संवेदन इसका शून्य है। क्या है संवेदन इसका? शून्य है। यहाँ पे दोनों के दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? देखिए ए और बी दोनों सही है। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि एच इंडेक्स का विकल्प एवं परिवर्तित रूप है। एच इंडेक्स का विकल्प एवं परिवर्तित रूप कौन सा है, इसमें आपको ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आई इंडेक्स और साइमगो जनरल रैंक जो है वो एच इंडेक्स का विकल्प एवं परिवर्तित रूप है। कौन कौन सा? फर्स्ट एंड थर्ड किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट एंड सेकंड होगा आई इंडेक्स और प्योर एच इंडेक्स। एच इंडेक्स का विकल्प एवं परिवर्तित रूप कौन सा होगा? तो दो होगा इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा कि पहला आई इंडेक्स और प्योर एच इंडेक्स जो है वो एच इंडेक्स का विकल्प एवं परिवर्तित रूप है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आई इंडेक्स और प्योर एच इंडेक्स का विकल्प एवं परिवर्तित रूप है। प्योर एच इंडेक्स का प्रतिपादन वान हुआ एंड रोसे ने 2007 में किया। इसके अंतर्गत ऑथर और को ऑथर की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2005 में जॉर्ज ई हिर्श ने इसे तुलनात्मक गुणों के अध्ययन हेतु यंत्र के रूप में विकसित किया। बताइए किसे यंत्र के रूप में विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एच इंडेक्स को 2005 में जॉर्ज ई हिर्स्ट ने इसे तुलनात्मक गुणों के अध्ययन हेतु यंत्र के रूप में विकसित किया था। किसने किया था? तो किसके लिए किया गया था? तो एच इंडेक्स के लिए किया गया था। किसके लिए? एच इंडेक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक पुस्तक में सम्मिलित विषयों, व्यक्तियों, स्थानों आदि के नामों के विस्तृत अनुवर्णिक सूची को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसे अनुक्रमणिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुक्रमणिका कहा जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। अनुक्रमणिका लैटिन भाषा के इंडिकेयर से निकला हुआ है। इंडिकेयर का अर्थ है इंगित करना। अनुक्रमणिका एक विस्तृत सूची है जिसमें ग्रंथ में उपलब्ध सामग्री के लेखक का नाम, पद, विषय, स्थान व अन्य आवश्यक ग्रंथ से संबंधित विवरण दिए जाते हैं। अर्थात अनुक्रमणिका किसी डॉक्यूमेंट की वह सूचना है कि कोई सूचना कहाँ से किससे प्राप्त और ज्ञात हो सकती है का संकेत करती है। यह सिसेरो द्वारा सर्वप्रथम शीर्षक टैग के रूप में प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लीसा में किस प्रकार अनुक्रम लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकृत अनुक्रम लागू किया गया है। किस प्रकार का अनुक्रम है? तो वर्गीकृत अनुक्रम लागू किया गया है। क्लासिफाइड प्रकार का अनुक्रम जो है लीसा में लागू किया गया है। लीसा का पूरा रूप जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स है। लीसा केवल सीडी या ऑनलाइन डेटाबेस में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन से अनुक्रमणिकाकरण पत्रिका यांत्रिकीय पठनीय स्वरूप में नहीं उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होने वाला है आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। इकोनॉमिक इंडेक्स अनुक्रमणीकरण पत्रिका यांत्रिकीय पठनीय स्वरूप में नहीं उपलब्ध है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देख लीजिए एक बार कि अर्थशास्त्र और वित्त में एक इंडेक्स व्यक्तिगत डेटा बिंदुओं के प्रतिनिधि समूह में परिवर्तन का एक सांख्यिकीय उपाय है। ये डेटा किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें कंपनी का प्रदर्शन, मूल्य, उत्पादकता और रोजगार शामिल है। इकोनॉमिक इंडेक्स विभिन्न दृष्टिकोण से आर्थिक स्वास्थ्य को ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फिर आपसे यहाँ पे क्या अभिकथन और तर्क के बारे में जानना है। देखते हैं इसमें कौन सा ये सही होने वाला है, आपको ये बताना है। अभिकथन कह रहा है अनुक्रमणीकरण पत्रिका सूचना की पुनर्प्राप्ति करती है जिसमें लेख का संक्षिप्त सार सम्मिलित होता है। तो अभिकथन यहाँ पे गलत कह रहा है। अनुक्रमणीकरण पत्रिका सूचना की पुनर्प्राप्ति नहीं करती है जिसमें लेख का संक्षिप्त सार सम्मिलित है, ये गलत कह रहा है। अभिकथन क्या है, गलत है। यहाँ पे तर्क क्या कह रहा है, तर्क कह रहा है ये लेखों की आख्या, लेखक और अन्य ग्रंथ परक विवरण प्रदान करती है। तो यहाँ पे ये क्या है, सही है। तर्क सही बता रहा है लेकिन अभिकथन गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी कि अभिकथन यहाँ पे गलत है और तर्क क्या है, सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। क्या है कि इंडेक्सिंग पीरियोडिकल शब्द इंडेक्स शब्द इंडिकोर से बना है जिसका अर्थ है इंगित करना। अनुक्रमणिका आवधिक एक नियमित रूप से जारी किए गए लेखों के शीर्षकों का संकलन है जो वर्तमान प्राथमिक स्रोत पत्रिकाओं में दिखाई देता है। आमतौर पर नई पुस्तकों, पैम्पलेट आदि के शीर्षक भी शामिल किए जाते हैं। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समय इंडेक्स जिसे हम लोग जनरल इंडेक्स कहते हैं, सामान्य इंडेक्स, दूसरा आपका विषय इंडेक्स और तीसरा आपका व्यक्तिगत आवधिकों के लिए इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। इसे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शंस पे लेके चलते हैं, वहाँ मैं आपको बताता हूँ क्या है। पॉप्सी जिसका फुल फॉर्म पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स है जिसकी स्थापना 1964 में गणेश भट्टाचार्य ने किया। किसने किया, गणेश भट्टाचार्य ने। रिलेशनल इंडेक्सिंग 9 रिलेशन कॉन्करेंस सेल्फ एक्टिविटी है। थर्ड आपका एसोसिएशन डैश इक्विवेलेंस जो है ये क्या बताता है, डायमेंशनल प्लस एपुटेनेन क्या है, डिस्टिंक्टनेस रिएक्शन कॉशंस। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। ये सब्जेक्ट प्लस इंडेक्सिंग जो है वो ई.जे. कोर्स को बता रहा है, किसके साथ मैच करना है, ई.जे. कोर्स के साथ। और प्रेसिस जो दिया हुआ है जिसका फुल फॉर्म क्या है, प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम 1967 से 71 के बीच आया होगा। और लास्ट है आपका डेरेक ऑस्टिन जो 11 अगस्त 1921 में 21 से 22 मई 2001 तक ये होंगे। ये क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं पता चल रहा है ये क्या कहना चाह रहा है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा कहीं गूगल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेसिज अनुक्रमणिका पद्धति से भूमिका सूचक अंक 0 के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है, स्थिति के लिए लगाया जाता है। कि इन प्रेसिस इंडेक्सिंग सिस्टम द रोल ऑपरेटर 0 हैज़ बीन अलॉटेड फॉर। जो 0 को किसके लिए ऑपरेट किया जाता है, तो स्थिति के लिए ऑपरेट किया जाता है। प्रेसिज अनुक्रमणिका पद्धति से भूमिका सूचक अंक 0 के लिए स्थिति के लिए लगाया जाता है। प्रेसिस जिसका फुल फॉर्म प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम है। प्रेसिस प्रशिक्षित अनुक्रमणिका व्यवस्था एक कंप्यूटर सहायक प्री समन्वय विषय अनुक्रमणिका प्रणाली है जिसका निर्माण 1971 में डेरेक ऑस्टिन के द्वारा किया गया। यह लंबे शोध का परिणाम था जो वर्गीकरण अनुसंधान समूह द्वारा किया गया। यह संदर्भ आश्रित और एकेकी संबंध के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें 5 प्रकार के रोल ऑपरेटर होते हैं। पहला है आपका मेन लाइन ऑपरेटर, दूसरा है इंटरपोज ऑपरेटर, तीसरा है डिफरेंसिंग ऑपरेटर और फोर्थ है आपका कनेक्टिव और लास्ट है आपका मेन सब्जेक्ट इंटर रिलेशनशिप। इन मेन सब्जेक्ट इंटर रिलेशनशिप में क्या 0 से 6 तक इंडो अरेबिक अंकों में दर्शाते हैं। और प्रेसिस अनुक्रमणिका पद्धति में भूमिका सूचक अंक जो है वो 0 स्थिति के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि POPSI का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है कि पॉप्सी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पॉप्सी क्या है आपको ये बताना है। तो ये क्या है, एक प्रकार का अनुक्रमण प्रणाली है, एन इंडेक्सिंग सिस्टम है। पॉप्सी क्या है, तो एक प्रकार का इंडेक्सिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में समझिए थोड़ा क्या है पॉप्सी, जिसका फुल फॉर्म पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स है जिसका निर्माण 1964 में गणेश भट्टाचार्य द्वारा DRTC जिसका फुल फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है में किया गया। पॉप्सी श्रृंखला प्रक्रिया का संशोधित रूप है। इसके मुख्य आदेश विषय, शीर्षक निर्माण, पुस्तक की अनुक्रमणिका तैयार करना, सूचना पुनर्प्राप्ति इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के माध्यम से निर्मित सूचकांक प्रविष्टियां किस प्रणाली से उपलब्ध होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चेन इंडेक्सिंग से उपलब्ध होती है। कैसे उपलब्ध होगी, चेन इंडेक्सिंग से उपलब्ध होगी। चेन
इंडेक्सिंग का निर्माण डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। चेन इंडेक्सिंग का डिजाइन 1934 में रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया। चेन इंडेक्सिंग का प्रयोग किसी प्रलेख के वर्गांक द्वारा विषय शीर्षक निकालने के लिए किया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में चेन इंडेक्सिंग का उल्लेख किया। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार चेन इंडेक्सिंग की परिभाषा यह है कि यह वर्गांकों से प्रलेख के वर्ग, अनुक्रमणिका, पुष्प प्रविष्टियां, विशिष्ट विषय प्रविष्टियां तथा इसे भी देखिए विषय प्रविष्टियां प्राप्त करने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अनुक्रमण आवधिक हमें क्या प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेखों का पूर्ण बिब्लियोग्राफिकल वर्णन। अनुक्रमण आवधिक जो है हमें लेखों का पूर्ण बिब्लियोग्राफिकल वर्णन प्राप्त करता है। एक आवधिक अनुक्रम में पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लेखों के उद्धरण होते हैं जिन्हें खोज के माध्यम से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कुछ आवधिक अनुक्रमणिका में लेखों के सार और कभी कभी मूल पाठ के रूप में लेखों का पूरा पाठ या संपूर्ण सामग्री भी शामिल होती है। आवधिक सूचकांक के उदाहरण में एकेडमिक खोज इलाइट एक सामान्य आवधिक सूचकांक है। ABI ऑब्लिक सूचना जो है वो एक व्यावसायिक आवधिक सूचकांक है। और मेडलाइन एक चिकित्सा आवधिक सूचकांक है। JSTOR क्या है? ये अभिलेखीय पूर्ण पाठलेख लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पश्व समन्वय है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट कोऑर्डिनेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिटर्म। यूनिटर्म जो एक वो पश्व समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संक्षेपण एवं पॉप्सी इसमें से किस सूचीकरण का मॉडल है? तो इसका राइट आंसर है निर्देशांक पूर्व। प्री कोऑर्डिनेट का संक्षेपण एवं पॉप्सी जो है वो प्री कोऑर्डिनेट सूचीकरण का मॉडल है, निर्देशांक पूर्व का मॉडल है। प्रीसिस से अभिप्राय है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम से है। यह विषय अनुक्रमणीकरण की पद्धति है जिसे मूल रूप से ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए विकसित किया गया था। प्रेसिस को 1960 के दशक के अंत में डेरिक ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया, जो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप के द्वारा की गई गहन अनुसंधान का परिणाम था। पॉप्सी जिसका फुल फॉर्म पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग पर 1968 में DRTC द्वारा कार्य शुरू किया गया। इन अभिधारणाओं के अनुप्रयोग को महात्मा गांधी के संग्रहित कार्य तथा उनकी अनुक्रमणिका तैयार की जा सके। इसका अनुप्रयोग बाद में सामाजिक विज्ञानों के सूक्ष्म जीवों में विस्तारित किया गया। यह रंगनाथन के अभिधारणाओं पर आधारित श्रृंखला निर्माण से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रेसिस इस पर आधारित है। प्रेसिस किस पर आधारित है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह क्रमावर्ती विषय सूची प्रणाली पर आधारित है, रोटेटेड सब्जेक्ट इंडेक्स सिस्टम पर आधारित है। कौन? प्रेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर जी भट्टाचार्य का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉप्सी से जुड़ा हुआ है। पॉप्सी जिसका फुल फॉर्म पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स है। इसका निर्माण 1964 में गणेश भट्टाचार्य द्वारा डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था। पॉप्सी का मुख्य उद्देश्य विषय शीर्षक निर्माण, पुस्तक की अनुक्रमणिका तैयार करना, सूचना पुनर्प्राप्ति इत्यादि है। पॉप्सी के मुख्य रूप से 9 चरण है। पहला है शाब्दिक प्रस्तुतिकरण, दूसरा है तत्वों का प्रदर्शन, तीसरा है संक्षिप्त प्रदर्शन, चौथा है अभिगमन शब्द और पांचवा है विषय निर्देशी प्रविष्टियों का व्युत्पादन, छठा है विषय निर्देशी प्रविष्टियों का प्रदर्शन, सातवां है अंतर विषय निर्देश, आठवां है प्रविष्टियों का अनुवर्णिक विन्यास और नौवां है निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्टॉप वर्ड सूची की अवधारणा किस संदर्भ में प्रासंगिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीवर्ड इंडेक्सिंग में। स्टॉप वर्ड सूची की अवधारणा किस संदर्भ में प्रासंगिक है? तो कीवर्ड इंडेक्सिंग में संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।